प्रिय छात्रों, पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने मिश्रित क्रम संयोजन के बारे में पढ़ा था कि यदि किसी मिश्रित क्रम संयोजन में m पंक्तियां लगी हों और उसमें n सेल लगे हुए हों तो उस परपथ में बहने वाली धारा I का मान किस प्रकार से m इंटू एन इंटू कैपिटल ई अपॉन n इंटू स्मॉल r प्लस m इंटू कैपिटल R के बराबर आता है। आज उससे आगे की प्रक्रिया में किरचॉफ के नियम पढ़ते हैं। किरचॉफ के दो वैद्युत परपथ संबंधी नियम हैं, ठीक है। तो इसको ज़रा देख लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जा चुका है और आगे आने वाले जितने भी आपके न्यूमेरिकल या अंकित पोर्शन होंगे जो वैद्युत परपथ से रिलेटेड हैं उसमें ये दोनों ही नियम, धाराओं का नियम और वोल्टेज का नियम, ठीक है। तो ये दोनों ही नियम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे किरचॉफ ने दो नियम दिए जिनकी सहायता से किसी भी जटिल परपथ के विभिन्न चालकों के बीच धारा तथा विभिन्न प्रतिरोधों का मतलब कोई उपकरण अगर लगा हुआ है, ठीक है, कि मध्य विभवांतरों के वितरण का ज्ञात कर सकते हैं। ये नियम निम्न प्रकार है। पहला नियम संधि का नियम कहलाता है या धारा का नियम कहलाता है, ठीक है। क्या नियम है देख लीजिए। किसी विद्युत परपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ठीक है। द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट इज इक्वल्स टू जीरो। सिग्मा या समेशन, बिग समेशन भी बोलते हैं, बड़ा सिग्मा भी बोलते हैं उसको, सिग्मा आई इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। यहाँ पर ये संधि दिखाई गई है। इस संधि पर कई सारी धाराओं का मिलना हो रहा है, कुछ धाराएं मिल रही हैं, मिलने का मतलब कुछ आ रही हैं और कुछ जा रही हैं, ठीक है। तो इस नियम को परपथ में उपयोग करते समय चिन्ह परपाटी यह है कि परपथ में संधि की ओर आने वाली सभी धाराएं धनात्मक ली जाती हैं और संधि से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक ली जाती हैं, ठीक है। तो जो धाराएं आ रही हैं उनको आपको पॉजिटिव रखना है और जो धाराएं जा रही हैं उनको आपको नेगेटिव रखना है। बस सिंपल सा मेथड यही है। जैसे अगर बात करें तो धारा 1 के बारे में, तो 1 वाले तार में ये जो धारा आ रही है, ठीक है, ये धारा I1 है, तो ये इसका मान प्लस में, तो उसको आप लिख सकते हैं प्लस I1। इसी तरह से दूसरे वाले तार में करंट आ रही है I2, ये भी प्लस का I2, ठीक है। ये करंट जा रही है तो जाने वाले को हमने नेगेटिव से दिखा लिया, ठीक है। आते हुए को आप पॉजिटिव से दिखाएंगे और जाने वाली को नेगेटिव से, ठीक है। पॉजिटिव रखना है किसके लिए, आने वाले के लिए, और नेगेटिव रखा है किसके लिए, जाने वाले के लिए, ठीक है। तो I3 का मान नेगेटिव, I4 भी जा रही है, इसका नेगेटिव, I5 भी जा रही है, इसलिए इसका भी नेगेटिव। दिस इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो एल्जेब्रिक सम का मतलब ये है कि धनात्मक और ऋणात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेक्स्ट, इसमें ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में अक्सर ये आता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस नियम पर आधारित है। तो आप इसको हमेशा ध्यान रखिए कि किरचॉफ का प्रथम नियम जो है वो आवेश संरक्षण के नियम के ऊपर आधारित है, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसी फॉर्मूले को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, जो आने वाली धाराएं आपने दिखाई हैं, ठीक है, प्लस I1 प्लस I2 आ रही थी और जाने वाली जो धाराएं थी वो थी आपकी I3, I4 और I5, ठीक है। तो इनको आपने नेगेटिव लिया था और दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू जीरो। अगर ये माइनस वाली धाराएं आप इक्वल के इस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस की हो जाएंगी, ठीक है। तो I1 प्लस I2 समीकरण कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ये प्लस का I3 प्लस का I4 प्लस का I5, ठीक है। अब आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आने वाली धाराएं, भाई ये दोनों आने वाली धाराएं थी, ठीक है, आने वाली धाराओं का मान, ठीक है, जाने वाली धाराओं के बराबर होता है, ठीक है, जाने वाली धाराओं के इक्वल होगा। तो ये वैल्यू है, आने वाली धाराओं का मान जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होगा, ठीक है, दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा। इस तरह से पहला नियम आपका ये कंप्लीट होता है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अगले वाले दूसरे नियम पर आते हैं। दूसरे नियम की अगर हम बात करते हैं तो लूप का नियम या वोल्टता का नियम कहलाता है। इस नियम में किसी परपथ में प्रत्येक बंद पाश का मतलब समझ लिए, बंद पाश का मतलब एक क्लोज्ड सर्किट, ठीक है, जो कहीं पर भी खुला हुआ ना हो, एक बंद, ठीक है, चारों तरफ से उसकी बाउंड्री जो है वो क्लोज्ड हो, तार जो कहीं से भी ब्रेक नहीं होगा, ठीक है, पूरा सर्किट आपका कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये वाला सर्किट आप देख रहे हो, ये बंद सर्किट, ये दो परपथ अगर दिखे हैं तो ऊपर से ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ठीक है। तो इसमें जो है ये बंद पाश बोले जाएंगे। क्या है, प्रत्येक बंद पाश के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग, उस पाश में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है। तो सिग्मा आई इंटू कैपिटल R दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई। मतलब क्या हुआ कि जो करंट फ्लो कर रहा है I1 उसका संगत प्रतिरोध के साथ गुणा, ठीक है, इसमें धारा I2 बह रही है तो इसका इसके साथ गुणा,
इसमें दोनों धाराएं मिलकर बह रही हैं। देखिए आइए समझते हैं। पहले वाले सेल से करंट I1 आपकी फ्लो कर रही है, यहाँ से आपकी करंट I1 आई, और ये वाली जो करंट I1 आई ये आगे आई, यहाँ से दूसरे वाले सेल से करंट I2 आई। तो यहाँ पर जो ये करंट आई है उसमें इन दोनों धाराओं का योग होगा, यानी I1 प्लस I2 करंट जो है वो R3 में से होकर प्रवाहित होगी। जैसे ही बी बिंदु पर पहुँचेगी धाराएं पुनः दो भागों में बट जाएंगी। जो E2 I2 करंट प्रोवाइड करा रहा था उसमें I2 करंट चली जाएगी, और ऊपर से जो I1 करंट निकल रही थी उसमें आप I1 दिखाएंगे। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ पर I2 दिखा दो यहाँ पर I1 दिखा दो। ठीक है, तो इस तरीके से अगर इसमें आप बंद पाश लगाते हो, बंद पाश का मतलब यहाँ क्लोज्ड सर्किट अगर आप लगा रहे हैं, पहला वाला जैसे इसमें दिखाया है किरचॉफ के लूप से बंद पाश के लिए, तो इसमें क्या लिखा है कि भाई रूल क्या कहता है कि धारा का उसके संगत प्रतिरोध के साथ गुणा। तो इसमें करंट की फ्लो देखिएगा। ठीक है, करंट की डायरेक्शन अगर हम देखें तो डायरेक्शन आपकी जो आ रही है वो धारा I2 का मान R2 के साथ गुणा करके लिख सकते हो, I1 का साथ R1 के साथ में लिख सकते हो, और उसमें जो लगे हुए विद्युत सेल हैं, ठीक है, E1 और E2, ठीक है, उनका आप, क्योंकि अगर आप इनको देख रहे हो, जैसे यहाँ पर अगर आप कहें कि सर यहाँ पे E1 E2 क्यों नहीं जुड़ रहे, तो E1 E2 इसलिए नहीं जुड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इस सेल का E2 की पॉजिटिव प्लेट E1 की पॉजिटिव प्लेट के साथ अटैच है। ठीक है, उसके साथ जुड़ी हुई है। अगर इसकी नेगेटिव प्लेट इसकी पॉजिटिव प्लेट के साथ जुड़ती तो यहाँ पर E1 प्लस E2 आता। ठीक है, तो इस प्रकार किरचॉफ के बंद पाश में पहला नियम I1 इंटू R1 माइनस I2 इंटू R2 इक्वल्स टू E1 माइनस E2। इसी प्रकार बंद पाश दूसरे पाश के लिए लगा सकते हैं कि I2 इंटू R2, दूसरा पाश ये वाला I2 इंटू R2, और प्लस करके ये वाली जो करंट इसमें फ्लो हो रही है दोनों का योग I1 प्लस I2 इंटू R3, और इस वाले परपथ में केवल E2 ही काम कर रहा है। समझ में आ रहा है ना आपकी भाई, इसमें ये वाला परपथ लिया गया है, दूसरे वाले में केवल इस परपथ में आ रहा है और इसमें केवल E2 ही सेल काम में लिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर केवल E2। जबकि ऊपर वाले की जब हम बात कर रहे थे तब इस वाले परपथ में E1 E2 दोनों ही उस बंद परपथ में शामिल थे। ठीक है, तो आगे आने वाले क्वेश्चंस में और हम ये विस्तार से देखेंगे, जब न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी होंगी उससे और अधिक क्लियर होगा। तो इस प्रकार इस नियम का उपयोग करते समय हम धारा की दिशा में चलते हैं तो धारा तथा संगत प्रतिरोध के गुणनफल को धनात्मक लेते हैं, और किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है, द्वितीय नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण को निर्भर करता है। जैसे हमने देखा था कि पहला वाला नियम जो आवेश संरक्षण को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर ये किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब चलिए इसके ऊपर कुछ अंकित क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो ये अंकित क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, निम्न परपथ में 4 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा की गणना करनी है, और सर्किट कुछ इस प्रकार है। 3 वोल्ट की एक सेल लगा हुआ है, यहाँ पर 1 वोल्ट का सेल लगा हुआ है, 3 ओम, 4 ओम और 2 ओम। ठीक है, तो इस प्रकार के सर्किट में सबसे पहले हमको धारा की दिशा बनानी होती है। उसके लिए बेसिक नॉलेज आप ये ले चुके हो कि हमेशा धारा की डायरेक्शन पॉजिटिव से दिखाई जाती है। तो 3 वोल्ट का जो सेल है, इससे जो धारा चली उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, और धारा का मान हमने कंसीडर कर लिया ये I1 करंट यहाँ से फ्लो करी। इसी प्रकार 1 वोल्ट वाले सेल में से जो विद्युत धारा चलेगी वो भी पॉजिटिव सेल से ऊपर की तरफ निकलेगी, यानी इस वाली ऊपर की तरफ करंट I2। ये दोनों करंट यहाँ पर लगेंगे। ठीक है, इसको आप कह लेते हैं पॉइंट A। अब यहाँ पर धाराओं का नियम लग रहा है कि आने वाली धाराएं हो गई I1 और I2, और जाने के लिए केवल एक रास्ता आपको ये दिखाई दे रही है ये। ठीक है, जो जाने वाला वायर है, जाने वाला जो तार है या जाने वाला जो मार्ग है, उसमें ये दोनों करंटें आपस में मिलकर प्रवाहित होंगी, यानी I1 प्लस I2 इसमें एक साथ होकर प्रवाहित होगी। तो I1 I2 4 ओम में से प्रवाहित होंगी। जब ये इस पॉइंट B पर पहुँचेंगी तो फर्दर उसी तरह से दोनों भागों में डिवाइड हो जाएंगी। ऊपर कुछ करंट चली जाएगी, यानी आने वाली धाराओं के मान यहाँ पर 2 जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होगा। कुछ करंट इसमें चली जाएगी, कितनी आएंगी। ऊपर वाले सर्किट में I1 करंट फ्लो किया था, इसलिए इसमें आप लिखेंगे I1। नीचे वाले सर्किट में जो 1 वोल्ट का ये सेल लगा हुआ है, इससे करंट I2 चली थी, इसलिए करंट होगी यहाँ पर I2। ठीक है, तो इस तरीके से ये सर्किट आप जब तक नहीं बना लेंगे तब तक आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को हल नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, बहुत सरल है कि आपको ये पता होना चाहिए कि करंट किस तरफ प्रवाहित होगी, उस तरफ की डायरेक्शन बना दीजिए करंट की, जिस तरह से इसमें शो कर दिया, आपको दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद बहुत अच्छा रहता है कि यहाँ पर जो ओपन ये जो किनारे हैं इनको भी कोई नोटेशन दे दिया जाए, कोई प्रतीक दीजिए, उसको C कह दीजिए, और ये वाला पोर्शन इसका D। ठीक है, तो अभी तक आपने देखा इसमें किरचॉफ का प्रथम नियम का लागू हुआ, धाराओं के नियम को हमने लगा दिया। अब
समय है विभव वाला नियम या लूप का नियम लगाने का। तो लूप का नियम लगाने के लिए एक परपथ तो हम इस तरीके से बना लेते हैं ये, ठीक है, इसको बोल देते हैं 1 ठीक है, लूप 1। ठीक है, लूप 1 में क्या है, अब लूप 1 का नामकरण कर दीजिए भैया। तो लूप 1 का नाम स्टार्ट कहाँ से करें, यहाँ से करंट चल रही है ABCA, ठीक है। तो आपने बंद पाश बना दिया, बंद पाश, उसका नामकरण कर दिया बंद पाश, कौन सा हो गया आपका ABCA, बहुत ही सरल है, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे वाले सवालों में। तो बंद पास ABCA में आप लिख देंगे किसका नियम लगाने पर, लूप का नियम लगाने पर, ठीक है। तो लूप का नियम लगा दीजिए। लूप का नियम क्या कहता है, लूप का नियम कहता है कि भाई धारा जिसमें बह रही है उस धारा का गुणा कर दो प्रतिरोध के साथ में, और उस परपथ में जितना भी विद्युत बाहुबल लगा हुआ उसके बराबर कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से चलती है करंट I1 चली, यहाँ पर कोई भी प्रतिरोध नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मिलता है आपको 4 ओम। अब 4 ओम के साथ में जो मल्टीप्लाई होगा उसमें कितनी करंट फ्लो कर रहा है, I1 + I2 कर रहा है, तो उसके साथ में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 4I1 + I2, ठीक है। इस वाली आर्म का काम हो गया। अब आपको चलना है B से C की ओर। भाई बात चल रही है ABCA के लिए, तो ABCA के लिए A से B, B से C और C से A। तो अब नंबर है BC भुजा का, BC भुजा में धारा बह रही है I1, मल्टीप्लाई होगा प्रतिरोध के साथ में +2I1, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे कोई प्रतिरोध नहीं है, ठीक है। तो ये बराबर हो गया अपना सिग्मा I × R का काम इधर हो गया। सिग्मा I का मतलब धारा का मल्टीप्लाई प्रतिरोध के साथ में, ठीक है। अब उस परपथ में कितना विद्युत बाहुबल लगा हुआ है, सेल लगा हुआ है 3 वोल्ट का, तो 3 वोल्ट लगा दिया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके लिख लीजिए। कहने का मतलब है कि I वाले टर्म्स एक तरफ लिख लीजिए, I2 वाले एक साथ लिख लीजिए। तो इसमें 4I1 मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरीके से समीकरण सॉल्व करते हैं। 4I2 + 2I1 = 3। इसमें ऐड कर दीजिए 4I1 और 6I1 + 4I2 = 3। इसे इक्वेशन नंबर 1 लिख के छोड़ दीजिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरे लूप के बारे में। तो दूसरे लूप में जो करंट आ रही है वो इस तरीके से फ्लो कर रही है, तो उसके लिए समीकरण इस तरह से लूप आपने दिखा दिया, इसको कहते हैं सेकंड लूप। सेकंड लूप के लिए बंद पाश का नामकरण कर दीजिए। बंद पाश कौन सा है, ये है बंद पाश आपका ABDA, ठीक है, ABDA में अगेन लूप का नियम लिख देंगे लूप के नियम से। तो लूप के नियम में अगेन आप लगाएंगे तो फिर से वही करंट आ रही है। आर्म वो दोनों भुजाओं में शामिल हो सकती है, दोनों परपथ में शामिल है, तो आप इसको ले सकते हो, ठीक है। तो 4I1 + I2, ये वाली भुजा हुई, नीचे वाली भुजा 3 ओम का प्रतिरोध है, I2 करंट है, दिमाग में आ जाना चाहिए सभी के। 3I2 = और कोई प्रतिरोध है नहीं, कितना सेल लगा हुआ, 1 वोल्ट का, 1 वोल्ट। जैसे ऊपर आपने सॉल्व करके इक्वेशन निकाली थी उसी तरह से इसको सॉल्व करके इक्वेशन निकाल लेंगे। बेटा ये वाले वीडियो सभी बच्चों में शेयर किया करिए, ठीक है। जितनी अच्छा लगता है आप लोग लाइक करते हो, पसंद करते हो, कमेंट करते हो, लेकिन ये चीज़ सब तक पहुंचनी चाहिए। I2 = 1, ठीक है। I2 वाले साथ में ले सकते हो। 4I1 + 7I2 = 1, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। इन समीकरणों में क्या है, उसने पूछा है कि 4 ओम में कितनी करंट बही। 4 ओम में जो करंट बह रही है वो I1 + I2 है। तो यानी इसका मतलब हुआ समीकरण 1 और 2 को हल करके आपको I1 और I2 के मान पता करने होंगे, ठीक है। और इन I1 I2 के मानों को जब आप जोड़ लेंगे तो वो वाली करंट जो है वो 4 ओम में प्रतिरोध में प्रवाहित होगी। इसमें आप समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके इसकी वैल्यू बताइएगा कि I1 और I2 की वैल्यूज़ कितने कितने आते हैं, ठीक है। ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और मैं आपको टोटल करंट बता देता हूँ कि 4 ओम में जो I का मान आएगा, यानी I1 + I2 का जो योग करके आ रहा है, वो वैल्यू आपकी आएगी 11/26 एम्पियर। 11/26 एम्पियर इतनी करंट उस 4 ओम प्रतिरोध में से होकर प्रवाहित होगी, ठीक है। तो मेरे सेंटेंस को ध्यान रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कराइए, चैनल को शेयर करिए। आप जितना अच्छा रिस्पांस देंगे मैं उतने अच्छे वीडियोस बना के आपको दूंगा, ठीक है बेटा।